हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह भारतीय संविधान। हम आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो में अगर आप सोच रहे हैं कि हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी सीजीएल या यूपी ट्रिपल एससी के अधीन वीडियो लेखपाल की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या पेट यूपी टेट या सीटेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्लास कहाँ से यूजफुल रहेगी। दोस्तों, आप केवल इस क्लास का जो है केवल और केवल स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो आपका ऑलमोस्ट 95% चांस यहाँ से कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा व्याख्या के साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं तो दोस्तों, जैसे आप नेट जीआरएफ या यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप पूरी क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताने का प्रयास किया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आने की पीछे की परिस्थितियां क्या थी और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उसका इम्पैक्ट प्रभाव इंग्लैंड में क्या पड़ा था, और उस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का इंग्लैंड में बताने के बाद आज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में क्या प्रभाव ला रहा है, उसके बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अंग्रेजों ने पहली बार राजनीतिक सत्ता कहां प्राप्त किया था। हम कई बार आपको बता चुके हैं, अंग्रेजों ने पहली बार राजनीतिक सत्ता बंगाल में प्राप्त किया था। तो बंगाल से रिलेटेड सारी चीजें होंगी। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जानते रहिए, भारत का संविधान है। भारत में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का प्रभाव क्या पड़ा। तो दोस्तों, हुआ क्या कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी जो बंगाल के गवर्नर होते थे उन्हें अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल की परिषद बनी जिसे फोर्ट विलियम परिषद कहा जाता था। यानी गवर्नर जनरल की परिषद बनी थी जिसे फोर्ट विलियम परिषद कहा जाता था। फोर्ट विलियम इसलिए परिषद कहा जाता था क्योंकि फोर्ट विलियम किले में ही गवर्नर जनरल परिषद की बैठक होती थी, इसीलिए इसे फोर्ट विलियम परिषद भी कहा जाता था। आप ये भी जानते रहे। गवर्नर जनरल की परिषद में अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते थे। वारेन हेस्टिंग्स अध्यक्ष थे और 4 अन्य सदस्य थे। इनके नाम जानते रहिए, कभी कभी परीक्षाओं में यहाँ से पूछ भी लेता है। मानेसन, क्लीवरिंग, फिलिप फ्रांसिस और वारवेल थे। यानी कुल 5 सदस्य होते थे। अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता था और 4 अन्य सदस्य होते थे। उनके नाम थे मानेसन, क्लेवरिंग, फिलिप फ्रांसिस और वारवेल। जो अध्यक्ष का वेतन होता था जानते रहिए, कभी परीक्षा में अगर पूछ ले तो, क्योंकि हम आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम कहीं से कोई फैक्ट या व्याख्या छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं दोस्तों हमारे इस क्लास में। तो अध्यक्ष का वेतन 25,000 पाउंड होता था और सदस्यों का 10,000 पाउंड होता था। यानी जो गवर्नर जनरल की परिषद के जो अध्यक्ष होते थे, यदि वो वोटिंग करते थे है दोस्तों, तो कोरम की संख्या यानी अध्यक्ष की परिषद की जो बैठक होती थी कम से कम 4 सदस्य होना अनिवार्य है अध्यक्ष को छोड़ करके, है दोस्तों। तब जाकर के कोरम की बैठक होती थी। कोरम की संख्या 4 थी। अध्यक्ष के अलावा 3 सदस्य और होने चाहिए थे। यानी अध्यक्ष छोड़ दें तो कम से कम 3 सदस्य होने चाहिए, तब अध्यक्ष के साथ बैठक होती थी। तो कोरम की कुल संख्या 4 थी। अध्यक्ष के अलावा 3 सदस्य होते थे। बहुमत से निर्णय होता था। यानी कोई भी सदस्य कोई भी निर्णय यदि गवर्नर जनरल की परिषद दे रहा तो वह निर्णय बहुमत से होता था। यदि निर्णय बहुमत से नहीं हुआ, बराबरी पर हो गया, तो जो अध्यक्ष होता था एक निर्णायक मत देता था। यानी उसे एक मत और करने का अधिकार प्राप्त था। तो बहुमत से निर्णय होता था। बराबरी पर अध्यक्ष निर्णायक मत पुनः करता था। गवर्नर जनरल की परिषद ने, यानी गवर्नर जनरल की परिषद में कहें, यह जो परिषद बनी थी इसने बंगाल को जो है बंगाल एक प्रेसिडेंसी थी, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीनस्थ में बंबई और मद्रास को भी कर दिया था। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी को ऊपर कर दिया था, उनके अधीनस्थ बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी कर दिया था। लेकिन इसमें इन्होंने क्या काम किया था, थोड़ा सा कुछ अड़चन डाल दिया था, जिसका आगे दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है कि ये दोनों प्रेसिडेंसियां यानी बंबई और मद्रास, क्योंकि बंबई और मद्रास को बंगाल का अधीन किया गया था, तो ये दोनों प्रेसिडेंसियां यानी बंबई और मद्रास बंगाल प्रेसिडेंसियों की अनुमति से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से, यानी
बिना उनके बंगाल प्रेसिडेंसी की अनुमति से बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की अनुमति से कोई भी युद्ध सहमति निर्णय ले सकते थे। यानी एक प्रकार से देखें, इसमें कहा गया है कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियां रहेंगी, और दूसरे लाइन में यह भी सुझाव दिया गया है कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियां बिना बंगाल प्रेसिडेंसी की अनुमति के ही, यानी किनकी अनुमति के, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से अनुमति लेकर के कोई भी युद्ध शांति समझौता भी कर सकते हैं। यानी इन्हें भी अधिकार दिया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा जो कानून बनाया जाएगा दोस्तों, उसे सुप्रीम कोर्ट में पंजीकरण और प्रकाशन कराना अनिवार्य हो गया था। इसका आगे परिणाम भी कुछ देखने को ऐसा मिलता है कि गवर्नर जनरल की परिषद और सुप्रीम कोर्ट में आपसी तनाव, झगड़ा या मनमुटाव भी बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। इसी एक्ट के द्वारा 1774 में, ये फैक्ट आप जानते रहिए, इसी एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था, जिसके प्रथम जज थे एलिजा एम्पे। 3 अन्य जज भी थे जिनमें चैम्बरलिन का नाम मिलता है, चैम्बरलिन और हाइड और लिमिस्टर, यानी चैम्बरलिन, लिमिस्टर, हाइड 3 अन्य न्यायाधीश थे, और सर एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। कब? जब 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में किया गया था, और उसका जो अधिकार क्षेत्र रखा गया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की समस्त प्रजा इसके अधीनस्थ रहेंगे। लेकिन इसका भी सही तरीके से डिसाइड नहीं किया गया था कि किनके लोग इसके अधीनस्थ रहेंगे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा लिखा गया था, लेकिन उसके अधीनस्थ में कहीं न कहीं जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, जो कोलकाता में बैठते थे, वो लोग भी आते थे। तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की परिषद में भी टकराहट इस बात के लिए भी होता था कि सुप्रीम कोर्ट कहता था कि गवर्नर जनरल की परिषद भी हमारी कार्यकारिणी में ही आता है, उन पर भी सुनवाई, सब कुछ करने का अधिकार हमें प्राप्त है। तो अब गवर्नर जनरल अपने आप में रहता था, सुप्रीम कोर्ट अपने आप में रहता था, इन दोनों के बीच टकराहट भी देखने को मिलती है। तो हमने लिखा यहाँ पे कार्य क्षेत्र का स्पष्ट बंटवारा नहीं था, इससे गवर्नर जनरल की परिषद एवं से टकराव निरंतर बना रहता था। ब्रिटिश कानून के आधार पर न्याय व्यवस्था का संचालन किया गया, यानी जो सुप्रीम कोर्ट बना था उसमें ब्रिटिश कानून के आधार पर न्याय व्यवस्था का संचालन किया गया था। जबकि कुछ कमियां भी हुई, कमियां ऐसी हुई कि बंगाल में हिंदू भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे, जिनके कानून अलग अलग होते थे। हिंदू कानून अलग थे, मुस्लिम कानून अलग होते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो स्थापना हुआ था, ब्रिटिशर्सों ने अपने नियम कानून के अनुसार न्याय देने का प्रचलन बढ़ाया था दोस्तों। ये था हमारा कहने का तात्पर्य। ब्रिटिश कानून के आधार पर न्याय व्यवस्था का संचालन किया गया था। हिंदू मुसलमान के अलग अलग कानून थे, यह अलग समस्या थी उस समय। एक बड़ा काम यह हुआ कि 1773 या 74 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कि कंपनी को राजनीतिक शक्ति मिल गई, यानी कंपनी अब एक प्रकार से कहें कि प्रभुत्व स्थापित कंपनी है, राजा है, राजत्व उसे प्रदान हो गया था इसी 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कर्मचारी इस एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को उपहार एवं निजी व्यापार पर अंकुश लगा दिया गया, या कहें पूरी तरीके से रोक दिया गया कि अब कंपनी में जो व्यापक भ्रष्टाचार है, चाहे निजी व्यापार के लेकर हो, चाहे उपहार के लेकर हो, चाहे घूस को लेकर हो, पाबंद लगाया गया इसी एक्ट के तहत। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कमियां थी, हमने आपको यहाँ पर पहले भी हल्का सा हिंट देने का प्रयास किया। गवर्नर जनरल एवं परिषद के सदस्यों के बीच टकराव की परिस्थिति हमेशा बनी रही। हेस्टिंग और फिलिप फ्रांसिस के बीच, यानी जो गवर्नर जनरल परिषद का जो सदस्य था फिलिप फ्रांसिस, यहाँ पर हमने लिखा फिलिप फ्रांसिस, और वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल परिषद का अध्यक्ष था, उसके बीच टकराहट हमेशा बनी रहती थी दोस्तों। कभी मत जो है पास ही नहीं होने देता था, ऐसी परिस्थितियां दोनों के बीच बनी रहती थी। गवर्नर जनरल की परिषद एवं बंबई मद्रास प्रेसिडेंसियों के मध्य टकराव भी था। अभी आप देखेंगे जब रघुनाथ राव जब भाग करके अंग्रेजों के शरण में आता है तो सूरत आता है, सूरत मतलब बंबई प्रेसिडेंसी के मध्य आता है। तब बंबई प्रेसिडेंसी को जाना चाहिए था बंगाल प्रेसिडेंसी से अनुमति लेने के लिए, लेकिन बंबई प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी के पास न जाकर के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चली गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने जो है दोस्तों बंबई प्रेसिडेंसी को मान्यता दे दिया कि ठीक है आप सही है। इससे क्या हुआ कि जो अध्यक्ष है जिसके अधीनस्थ बनाया गया था उसकी जो है शक्ति ही
शून्य हो गई। तो आगे चल के इसमें सुधार भी किया जाता है। तो गवर्नर जनरल की परिषद में बंबई मद्रास प्रेसिडेंसियों के मध्य टकराव होता था, मतदान में कमियां थी, यानी जो ज्यादा शेयर धारक लाते थे उन्हें अधिक वोट देने का प्रावधान था। इसके स्तर पर भी व्यापक भ्रष्टाचार होता था। आगे चल के इसी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को सुधार करके एक 1781 में संशोधनात्मक अधिनियम या इसी को बंगाल जुडिकेटर एक्ट या इसी को डिक्लेरेटरी एक्ट कहा जाता है, यह लाया जाता है। यानी यह जो 1781 में संशोधनात्मक अधिनियम आ रहा है, यह 1773 के ही कुछ रिफॉर्म कर रहे हैं, इसमें कुछ बदलाव कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, चेंजिंग कर रहे हैं। उसके द्वारा हुआ क्या, अब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ने उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया गया। यानी जो पहले इसमें 1773 में क्या था कि जो भी गवर्नर जनरल निर्णय लेता था उससे सुप्रीम कोर्ट में प्रकाशन और पंजीकरण करना अनिवार्य था। यहाँ पर हमने लिखा भी है, यहाँ पर हमने लिखा है गवर्नर जनरल की परिषद में जो कानून बनाएगा उसे सुप्रीम कोर्ट में पंजीकरण और प्रकाशन करना अनिवार्य था, लेकिन यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया गया। यानी गवर्नर जनरल की परिषद जो भी नियम कानून बनाएगा उसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के चुनौती आप नहीं दे सकते हैं। तो दूसरा था सुप्रीम कोर्ट की भौगोलिक सीमा कलकत्ता तक सीमित कर दी गई, जहां बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक सीमित किया गया था, अब उसे घटा करके केवल और केवल कलकत्ता तक सीमित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की राजस्व संबंधी अधिकार छीन लिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट जो राजस्व वसूलने के लिए जो कानून बनाता था, नियमावली बनाता था, उन अधिकार को सुप्रीम कोर्ट से छीन लिया गया। परिणाम क्या निकला, यानी निष्कर्ष में हम देख सकते हैं कि कार्यपालिका प्लस न्यायपालिका का प्रथम बार यहाँ पर पृथककरण देखने को मिलता है। यानी कार्यपालिका केवल कार्य करेगी, न्यायपालिका केवल न्याय करेगी। यानी कि न्यायपालिका न्याय न करे, राजस्व वसूले, ऐसा कुछ नहीं। कार्यपालिका कार्य करेगी, न्यायपालिका न्याय करेगी। गवर्नर जनरल की परिषद राजस्व संबंधी मामला केवल 5000 पाउंड तक है तो देखेगी, अगर 5000 पाउंड से ऊपर है तो वह सम्राट देखेंगे या सम्राट के जो प्रिवी काउंसिल होते हैं वो लोग देखेंगे। कंपनी नियम बनाते समय भारत के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज को ध्यान में रखेगी। ये था संशोधनात्मक अधिनियम। तो आप लोगों को दोस्तों यदि कोई कमियां रह गई तो आप जरूर बताइएगा। ये था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का प्रभाव जो भारत में पड़ा, हमने आपको वो बताने का प्रयास किया। इसके बाद 1773 के जैसे ही ये थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच के साथ ये कंडीशन समाप्त होंगे जो दोस्तों संविधान में, फिर हम आपको बारी बारी भारत के संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, नागरिकता क्या है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, राज्य क्या होता है, इन सबको एक विस्तार पूर्वक अच्छे से आपको बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों दे दीजिए इजाजत। तो हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने लोगों, यार, मित्रों, दोस्तों को जोड़िए। धन्यवाद दोस्तों।